हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपना जो चाइल्ड डेवलपमेंट का ब्रांच है होम साइंस का, जिसमें हम लोग अपना रिवीजन कर रहे थे। उसमें से हमने मोटर डेवलपमेंट का, इमोशनल डेवलपमेंट और फिर इंटेलिजेंस डेवलपमेंट के टॉपिक को कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास के नाम से जानते हैं। ये टॉपिक आपके टीएसटी पीएचडी के साथ ही साथ आपके टेट सेटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पुटअप किए जाते हैं। ये जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया, इसके प्रतिपादक क्या है, इस नाम से पूछा जा सकता है, या फिर इसके कितने स्टेप बताए गए हैं, कौन से स्टेप में कौन सी क्रियाएं होती हैं और ये क्रिया जो है कौन सा स्टेप कब से कब तक की अवस्था के अंतर्गत आता है। ये सारे पॉइंट हम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आपकी क्लास जो है इसमें बताया जाएगा, एकदम शॉर्ट में बताया जाएगा, सिर्फ वही टॉपिक कवर किए जाएंगे, डिटेल्स में भी बताया जाएगा और थियरी बहुत लंबी नहीं लिखवाया जाएगा। सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करिएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिएगा, सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। आपको वहाँ थियरी तो लिखना नहीं है, लेकिन आप संज्ञानात्मक क्या समझ पा रहे हैं? जैसे आपको कोई भी बातें सिखाई जा रही, समझाई जा रही हैं, आपके वो प्रेजेंट टाइम में संज्ञान में हो, ज्ञान में हो, किसी चीज़ से जब आप कोई चीज़ समझ पा रहे हो, यानी कि समझने की जो क्रिया है, संज्ञान में ले आने की जो क्रिया है, वो संज्ञानात्मक विकास होता है। इसमें पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक कौन है, या फिर संज्ञानात्मक विकास जो है सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो वो प्रतिपादक कौन थे? जीन पियाजे। जो जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक है, इनके द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया। संज्ञानात्मक विकास की कुछ प्रक्रियाएं बताई गई हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अरेंज करने के लिए दिया जाता है, एक सीक्वेंस से करने के लिए, या फिर इसमें से ऑप्शन में भी आपसे क्वेश्चन दे करके पूछा जा सकता है। देखिएगा, सबसे पहले प्रत्यक्षीकरण, फिर है स्मरण, फिर है चिंतन, फिर निर्णय और फिर लास्ट में समस्या समाधान। जैसे संज्ञान में ले आने की कोई बात होती है, कोई भी चीज़ आप प्रत्यक्ष रूप से पहले देख लेते हैं, देखने के बाद आप उसका स्मरण करते हैं, यानी कि उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। इसके बाद है चिंतन। स्मरण में जो आप ले आते हैं उस चीज़ को, प्रत्यक्ष रूप से आपने देखा, आपने उस चीज़ का स्मरण किया, स्मरण करने के बाद आप उस विषय पर चिंतन करते हैं। चिंतन करने के बाद आप निर्णय लेते हैं। जब चिंतन कर लेते हैं तो उस चिंतन के बाद आपको कुछ सॉल्यूशन मिलता है, वो आपका निर्णय होता है। आप कुछ निर्णय लेते हैं, उस निर्णय के पश्चात आप अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। आप किसी चीज़ पे कोई कार्य कब करते हैं? जब उसकी आपको आवश्यकता महसूस होती है। कोई समस्या, उस समस्या को आप प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, उसको स्मरण करते हैं, याद करते हैं, उस विषय पर चिंतन करते हैं। चिंतन के बाद है आप उस पर कुछ निर्णय लेते हैं और निर्णय के बाद उस विषय पर जो समस्या थी उस समस्या का आप समाधान करते हैं। ये संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत ये 5 चरण आते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को? कुछ स्टूडेंट का ये कहना था कमेंट में कि जो मैम आप खड़ी होती हैं बोर्ड के सामने, आप थोड़ा साइड होकर खड़े हुए करिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि एक तरफ से जब मैं एक सीक्वेंस से समझा रही हूँ तो आप इधर नोट भी करते जाइए और समझते भी जाइएगा। फिर जब मैं इधर समझाती हूँ तो इधर खड़ी होकर समझाती हूँ, तो जब मैं इधर खड़ी होकर समझाया करूँ इस साइड वाला, तो आप लोग यहाँ से नोट कर लिया करिए। लेकिन जब हम जहाँ पे समझा रहे हैं उस पॉइंट को आप पॉइंट टू पॉइंट समझिए और उसको लिखते भी जाइए। कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि उनको पीडीएफ नोट्स मिल जाए, और पीडीएफ की बेटा अगर हम बात करें, जो पीडीएफ होता है, पीडीएफ आप पढ़ नहीं सकते हैं। आपके पास उस हिसाब से बुक भी है, सारी चीज़ें हैं, आप भी कुछ नोट्स बनाए होंगे, कुछ थियरियाँ लिखे होंगे, लेकिन आप जो रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आप इसको सुनते भी जाइए, पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करते जाइए। बहुत अच्छा नोट्स नहीं बना पा रहे मत बनाइए, लेकिन रफ कॉपी की तरह लिखिए, लेकिन लिखते जाइए। आप जितना लिखेंगे उतना ही आपके माइंड में वो चीज़ सेटअप हो जाएंगी, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप पीडीएफ ले लो, पीडीएफ को लेकर डाउनलोड करो, उसको कहीं पर रखो, फिर से उसको कॉपी में नोट करो, फिर से लिखो। इससे अच्छा आप जो समझा जरा समझते जाइए और उसको पॉइंट टू पॉइंट आप उसको नोट करते जाइए। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे संज्ञानात्मक जो विकास है जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है, उसकी कुछ अवस्थाएं बताई गई हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से बाद जो भी चीज़ें वो संज्ञान में उसके आता है, वो किस सीक्वेंस से कितनी अवस्थाओं में आता है। तो इस संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं।
उसे एक एक करके स्टेप वाइज समझते जाइएगा। सबसे पहले संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और इसके बाद है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं बताएगी। इंग्लिश में भी आपसे पूछा जा सकता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम याद रखिएगा। इंग्लिश में पहले सेंसोरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल, ये 4 स्टेज बताए गए हैं किसके, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास के। अब ये देखिएगा कि ये अवस्था कब से कब तक की है और इसमें अलग अलग में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है। सबसे पहले संवेदी पेशी अवस्था यानी कि सेंसोरी मोटर अवस्था, ये जो है 20 से 24 माह यानी कि शैशवावस्था में जब बच्चा होता है, 2 वर्ष का जो बच्चा है उसमें संवेदी पेशी अवस्था देखने को मिलती है, यानी कि बच्चा जो है अपनी त्वचा, अपनी संवेदना, अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किसी भी चीज को ज्ञान में ले आ पाता है। बच्चे को आप स्पर्श करते हैं तो स्पर्श के माध्यम से वो समझ जाता है, ठीक है। तो जो बच्चे को ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो संवेदनाओं यानी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हो रहा है। 20 से 24 माह में क्या होता है, संवेदी पेशी अवस्था होती है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी चीज को पहचानता है और फिर वस्तु स्थायित्व, कोई भी चीज बच्चा देखता है तो वो वस्तु का संज्ञान जो है वो अस्थायी रूप से उस बच्चे में हो जाता है, इसी को वस्तु स्थायित्व कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वस्तु स्थायित्व की अवस्था कौन सी होती है, तो आप सिलेक्ट करेंगे संवेदी पेशी अवस्था या फिर इंग्लिश में लिखा होगा सेंसरी मोटर अवस्था। इतना समझ में आया। आगे देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ये अवस्था जो है आपके जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उस अवस्था को कहते हैं। 2 से 7 वर्ष तक की जो अवस्था है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसमें क्या होता है देखिएगा, बच्चे की भाषा का विकास होता है, भाषाओं के माध्यम से वो समझता है, मानसिक चित्रण करता है, कोई भी चीज रहती है तो उसका अपने दिमाग में कुछ ना कुछ चित्रण बना लेता है। जैसे एक दिन हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कुछ पिछले टॉपिक में कि जो बच्चा है उसे अगर कोई फिगर दिखाया जाता है और बताया जाता है कि 4 पैर वाला ये जानवर का नाम कुत्ता है या फिर बिल्ली है, तो उससे मिलता जुलता कोई भी जानवर अगर वो बच्चा देखता है ना तो उससे वो मैच करा के अपने दिमाग में एक चित्रण बना लेता है। ऐसा बच्चे में देखा जाता है। कब देखा जाता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में देखा जाता है। और इसमें अहम केंद्रवाद की चीजें देखने को मिलती है। अहम केंद्रवाद का मतलब बच्चा अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझता है। बच्चे के सामने अगर प्रधानमंत्री आ जाए तो बच्चे को नहीं पता है कि प्रधानमंत्री हैं कि कौन है। बच्चा जैसे सबके साथ व्यवहार करता है वैसे उनके साथ भी व्यवहार करेगा। ये चीजें जो चीजें हैं वो किसके अंतर्गत आती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती हैं। आगे एक जीववाद, जीववाद का जो सिद्धांत दिया गया है किसके द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा। संज्ञानात्मक विकास के कौन सी अवस्था में जीववाद की बात की गई है, पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत जीववाद की बात की है। जीववाद का मतलब है कि जब बच्चा निर्जीव वस्तु को भी सजीव मान बैठता है। बच्चा किसी वस्तु से ऊंचाई पे वस्तु पे चढ़ा हुआ है, वो तख्त हो गया, बेड हो गया, कोई बिस्तर हो गया, सोफे सेट हो गया, किसी पर भी ऊंचाई पर अगर बच्चा चढ़ा हुआ है और वहां से वो गलती से भी गिर जाता है और बच्चे को जिस वस्तु से चोट लगती है आप उसे मार दें, थप्पड़ लगा दें, भले वो वस्तु निर्जीव हो लेकिन बच्चा जो है शांत हो जाता है। बच्चे को लगता है कि उस वस्तु को उसका जो पनिशमेंट है वो मिल चुका है। तो बच्चा यहाँ पे जो निर्जीव चीज को भी सजीव मान बैठ रहा है, इसी चीज को यहाँ पे जीववाद का नाम दिया गया है। कौन सी अवस्था में ये हो रहा है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। एग्जाम में पूछा जाता है अहम केंद्रवाद किस अवस्था में पाया जाता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इतना समझ में आया। आगे देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को इंग्लिश में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ये अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है। जब उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था होती है उस अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कही जाती है। मूर्त संक्रियात्मक का मतलब होता है कि जब कोई चीजें आप अपने सामने से देख करके उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। पहले में संवेदना ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त कर रहे थे और दूसरे में जो संज्ञान प्राप्त कर रहे थे आप लोग, वो संक्रियात्मक के पहले की स्टेज थी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी। और इस बार जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का मतलब है जब बच्चा जो है अपने सामने कोई वस्तु देखता है उस पर तर्क वितर्क करता है, समझने की कोशिश करता है, संज्ञान में ले आता है, वो चीजें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। ये अवस्था जो है उत्तर बाल्यावस्था के समान यानी कि 7 से 11 वर्ष तक की होती है। तर्क करने की शक्ति पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आती है। नियमीकरण, कोई भी चीज नियमबद्ध कर पाता है। इसके बाद समझ जो है बच्चे में समझ आ जाता है, किसी रंग को लेकर के, आकृति को लेकर के, किसी आकार को लेकर के बच्चे में समझ उत्पन्न हो जाती है। बच्चा ये बता पाता है कि कौन सा रंग किस कलर का है,
क्या नाम है, उस रंग को पहचान लेता है, आकार को पहचान लेता है। ये सारी क्रियाएं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में देखने को मिलती हैं। किसी वस्तु को देखता है बच्चा तो तर्क वितर्क करता है कि ये चीजें इस प्रकार से अगर हैं तो क्यों हैं। ये तर्क वितर्क बच्चा जो करता है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है। आई होप ये तीनों पॉइंट आप अच्छे से समझ लिए हैं। अगला पॉइंट देखिएगा ज्यादा जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। फॉर्मल ऑपरेशनल में बच्चा जो है 11 वर्ष से प्लस की अवस्था में होता है, यानी कि जब किशोरावस्था में बच्चा पहुंच जाता है। 11 वर्ष का बच्चा उससे प्लस में किसी भी स्टेज में बच्चा है तो उसमें परिकल्पना की अवस्था हो जाती है, यानी कि बच्चा जो है किसी भी चीज को देख करके कुछ कल्पना अपने दिमाग में खुद से बना सकता है। कल्पना करने की अवस्था। अमूर्त चिंतन, यानी कि जो चीजें नहीं है उसके सामने नहीं दिखाई दे रही उस विषय पर भी वो चिंतन कर पा रहा है। नैतिकता की अवस्था, जो औपचारिक संक्रियाएं है इसमें बच्चे में नैतिकता आ जाती है, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे किसका अभिवादन करना है। ये सारी सामाजिकता नैतिकता बच्चे में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। और इसी में सामाजिकता भी बच्चे में आ जाती है कि कौन सी क्रिया समाज के द्वारा एक्सेप्ट की जा रही है या नहीं की जा रही है। ये सब तर्क वितर्क के बाद जो चिंतन की अवस्था थी वो क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इंग्लिश में फॉर्मल ऑपरेशनल के नाम से जाना जाता है। इतना समझ में आया। ये मुख्य रूप से जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। प्री ऑपरेशनल, सेंसोरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल। इतना समझ में आया। आगे अब आप देखिएगा एक सिद्धांत और दिया गया है, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में साइको एनालिटिकल थियोरी के नाम से जाना जाता है। इसके जो प्रतिपादक है वो है सिगमंड फ्रायड। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के जनक कौन है, ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया या फिर इसके प्रतिपादक कौन है, तो आप ऑप्शन में सिलेक्ट करेंगे सिगमंड फ्रायड। अगर सिगमंड नाम नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ फ्रायड लिखा है, तो भी आप फ्रायड को ही सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो मनोविश्लेषण सिद्धांत जो दिया गया इसके बारे में समझिएगा कि इसमें क्या बातें कही गई हैं और इसमें से एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। देखिएगा जो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया, इन्होंने मन का विश्लेषण किया है। मन व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए इन्होंने बताया कि जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व की संरचना इन्होंने 3 स्टेप में डिवाइड किया है। 3 प्रकार का बताया है इन्होंने व्यक्तित्व की संरचना को। व्यक्तित्व की संरचना को 3 जो बताया गया वो है पहला इदम, अहम और परा अहम। इंग्लिश में भी इसका वर्ड देखने को मिलता है। इदम, अहम, परा अहम की जगह पे आपको इड, ईगो और सुपर ईगो भी देखने को मिलता है। इसलिए आप हिंदी इंग्लिश दोनों ही नाम को याद रखिएगा। आप ये देखिएगा कि इड में क्या होता है, अहम में क्या होता है और परा अहम में क्या होता है। आप ये देखिए, इदम का मतलब होता है राक्षसी प्रवृत्ति, अहम का मतलब है मानवीय प्रवृत्ति, परा अहम का मतलब है दैवीय प्रवृत्ति। ऐसा क्यों कहा गया है? देखिए, जब कोई भी व्यक्ति है उसका ऐसा व्यक्तित्व हो कि वो जो है बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे सिर्फ और सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचता है और फिर तत्काल अपने व्यक्तित्व में उसके दिख रहा है कि तत्काल अपने सुख की प्राप्ति करना चाहता है। किसी भी चीज़ की इच्छा हो रही है वो तत्काल रूप से वो पूरा करना चाह रहा है, अपने सुख के बारे में सोच रहा है। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, इसके बारे में वो नहीं सोचता। सिर्फ बड़े संतुष्ट के बारे में अगर वह सोचता है तो वो इदम व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है। इसे राक्षसी प्रवृत्ति भी कहा गया है। इसके बाद है अहम। अहम का मतलब है इंग्लिश में से ईगो कहते हैं। यह मानवीय प्रवृत्ति है। मानवीय प्रवृत्ति क्यों कहा गया है? ये जो लक्षण इसमें है ऐसे व्यक्तित्व में जो व्यक्ति में मानव के समान दिखता है, यानी कि इसमें बताया गया कि वास्तविकता पर आधारित ऐसी चीजें, ऐसा व्यक्तित्व जो व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रहा है, यानी कि व्यक्ति को किसी चीज की आवश्यकता है, कोई भी उसे इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए वह उसे पूरा करना भी चाहता है और इसके साथ ही साथ वो लोगों के बारे में भी सोच रहा है। अगर ये चीज़ें मैं करूँगा तो इसका क्या इफेक्ट लोगों के ऊपर पड़ेगा, मुझे ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये दोनों के बारे में सोचता है। यानी कि सुख भी प्राप्त करना चाहता है और लोगों के भी बारे में सोचता है। तो इसे मानवीय प्रवृत्ति यानी कि वास्तविकता पर आधारित इसे माना गया है। इसके बाद है पराहम, जिसे इंग्लिश में सुपर ईगो कहते हैं। इसे दैवीय प्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है।
इसमें आदर्श व्यक्तित्व को दर्शाया गया है। इसमें जो व्यक्ति है आदर्श व्यक्ति होते हैं, इसका मतलब है कि व्यक्ति की इच्छा तो है कुछ चीज़ें करने की, कुछ सुख प्राप्त करने की व्यक्ति में इच्छा है, लेकिन वह सिर्फ समाज के बारे में सोच रहा है, अपने बारे में भी नहीं सोच रहा है, ना ही वो तुरंत संतुष्टि प्राप्त कर रहा है, ना ही कुछ मैनेजमेंट करके ही प्राप्त कर रहा है। वह सारी चीज़ों को खुशी खुशी छोड़ देता है। बस उसका ये मानना है कि अगर लोग खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ, यानी कि वो अपने आप को देवता मान रहा है। लोग खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा अगर सोच रहा है तो वो व्यक्ति दैवीय प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। ऐसे में आदर्श व्यक्ति को रखा गया है। तीनों में डिफरेंट समझ में आया आप लोग को। ईगो और सुपर ईगो, इदम, अहम और पराहम। इदम जो है अपनी संतुष्टि, अपने सुख को तुरंत प्राप्त करना चाहता है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उससे कोई मतलब नहीं है। फिर है मानवीय प्रवृत्ति, जिसे ईगो कहा जा रहा है। इसमें वास्तविकता पर आधारित है कि जो चीज़ें हो रही किस प्रकार से मैनेजमेंट करके उस चीज़ को पूरा किया जाए, लोगों की बातों को भी सुनना है, अपने सुख को भी प्राप्त करना है, तो वो मानवीय प्रवृत्ति है। फिर पराअहम है, जिसे सुपर ईगो कहा जाता है। इसे दैवीय प्रवृत्ति, यानी कि जो लोग कह दे रहे हैं उसे मान लेता है, अपने सुख का कुछ भी हो वो त्याग दे रहा है, तो ऐसे में उसे दैवीय प्रवृत्ति कहा जा रहा है। इतना समझ में आया। सिगमंड फ्रायड के द्वारा मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत में व्यक्तित्व की संरचना 3 बताएगी, इदम, अहम और पराअहम। ये समझ में आप लोग को। आगे देखिएगा कि व्यक्तित्व के संगठन भी बताए गए हैं। व्यक्तित्व के 3 संगठन बताए गए हैं, चेतन, अर्धचेतन और फिर अवचेतन। किसी भी व्यक्ति को कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड होता है। जैसे हम आपको प्रेजेंट टाइम में कुछ बता रहे हैं, आप उस चीज़ को तुरंत सुन रहे हैं, बस तुरंत याद है, फिर आप कुछ टाइम बाद आपसे पूछा जाता है, आप भूल जाते हैं। क्लास में टीचर बच्चे कुछ बता रहा है कि जैसे हमने आपको बताया कि इदम, अहम और पराअहम के बारे में, जो बच्चे ध्यान से सुने हैं वो इसके बारे में तत्काल मुझे रिप्लाई करके बता दे रहे हैं कि इदम, अहम और पराअहम क्या चीज़ है। तो वो बच्चे यानी कि वो चेतन अवस्था में हैं। और अगर अर्धचेतन अवस्था की बात करें तो इसमें बच्चे को जो चीज़ें बताई जाती हैं वो बच्चा जो है उसके माइंड में तो रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद बच्चा थोड़ी तरह से भूल जाता है। फिर बच्चे को याद दिलाना पड़ता है, 1 लाइन 2 लाइन आपने बच्चे को याद दिलाया और बच्चे को पूरी चीज़ें याद हो जा रही हैं, तो वहाँ पे सेमी कॉन्शियस यानी कि अर्धचेतन व्यक्तित्व देखने को मिलता है। इसके बाद है अवचेतन। अनकॉन्शियस का मतलब होता है कि जब कोई भी चीज़ आप सुने हो, देखे हो, समझे हो, लेकिन आप उसे पूरी तरह से भूल चुके हो, आपके दिमाग में वो कहीं जाके दमित इच्छाओं के रूप में दमित हो चुकी है, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। इस प्रकार के व्यक्तित्व संगठन को अवचेतन के नाम से जाना जाता है। चेतन यानी कि जब आप चेतना में है, अपने होश में है, कोई चीज़ सुन रहे हैं तुरंत बता दे रहे हैं, सुने तुरंत बताए, वो चेतन है। जो चीज़ें आपको याद कराने पे आपको याद हो जा रही हैं वो चीज़ें अर्धचेतन है, यानी कि आप चेतना में लेकिन अर्धचेतना में है, कुछ भूले थे, कुछ आपको याद कराना पड़ा। इसके बाद है अवचेतन में, जो चीज़ें आप एकदम से भूल चुके हैं, आपकी चेतना में ही जो चीज़ें नहीं हैं वो क्या है, अवचेतन है। इतना समझ में आया। इसी चीज़ को आइसबर्ग थियरी के द्वारा भी समझाया गया है। फ्रायड का आइसबर्ग थियरी में बताया गया कि जैसे जो चीज़ें आपकी चेतना में है वो 10% ही होती है, बाकी अर्धचेतन में जो चीज़ें दमित हो चुकी हैं वो 90% के अंतर्गत आती हैं। आपके साथ बचपन से आज तक क्या हुआ है वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में हैं, लेकिन आपको याद नहीं है। वो संख्या उनकी 90% है, और प्रेजेंट टाइम में जो आपके पास याद है, जो आपकी चेतना में है, वो चीज़ें क्या हैं, अवचेतन चेतन के अंतर्गत आ रही हैं, जो आप तुरंत सुन रहे हो, तुरंत याद कर पा रहे हैं। और जैसे आप ये समझिए कि कोई बर्तन है, बर्तन में एक रखा हुआ बर्फ का टुकड़ा, बर्फ के टुकड़े में देखिएगा जो चीज़ें यहाँ से पूरी तरह से डूब चुकी हैं, इनकी संख्या कितनी बताई जा रही है, 90% बताई जा रही है। अगर इसे आप 85% भी समझ लें, ऊपर वाले को 10% समझ लें, और फिर यहाँ पे जो है लाइन पे है, यानी कि आपको याद कराने पे याद हो जा रही है, इसकी संख्या आप 5% मान लेते हैं,
तो कितना 85, 5, 90 और 10 100% ये माना जाता है। ये सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया आइसबर्ग थियरी के नाम से जाना जाता है। आई होप यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन, जितने टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया गया, आप अच्छे से उस पॉइंट को समझ पाए होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी पॉइंट पे कहीं पर भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं आप लोग से हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।